देखिए, इतिहास गवाह है कि समय का पहिया जरूर घूमता है। आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले एक राजा की 10 रानियां हुआ करती थी और एक आज का समय है कि एक रानी के 10 राजा होते हैं। चलिए, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी मोना सोना हल्दी पुदीना लहसुन धनिया चटनी अदरक जो भी है वो भी बहुत अच्छी ही होगी। आज जो है हम नंबर ऑफ डिवीजन में टाइप 4 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप वीडियो 1 से लेकर वीडियो 5 तक आप नहीं देखे हैं तो वीडियो 5 तक पहले देख लें, उसी के बाद यह वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ में आ पाए। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के हर एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हम आपसे यही कहते हैं कि वीडियो को जब भी देखें तो वीडियो को कंप्लीट देखें, खींच कर वीडियो को ना देखें। इससे हो सकता है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाए और बाद में आपको पुनः वीडियो देखने की ज़रूरत या नौबत पड़ सकती है। इसीलिए वीडियो को जब भी देखें तो एक ही टाइम में, एक ही बार में शुरू से अंत तक देखकर वीडियो का खेला ही ख़त्म कर दे कि आपको दोबारा वीडियो देखने का नौबत ना पड़े। तो चलिए, बिना किसी बकवास के हम लोग सीधे अपने सवाल पे आते हैं और समझते हैं कि आज का सवाल क्या है और हम इसे कैसे बना सकते हैं। सवाल ये वाला जो है, इससे पहले आपको जो HW दिया गया था उसी का एक सवाल है कि 1000 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हो सकता है कि इससे पहले जो बताए होंगे वहाँ पर क्लियर नहीं किए होंगे। अगर क्लियर किए होंगे तो मैनुअली बोल दिए होंगे, इससे आप लोग का गलती हो जा रहा था सवाल। तो चलिए हम फिर से समझते हैं इस सवाल को लेकर और इसके बाद नए नए सवाल को फिर हम लोग देखेंगे। तो कहा गया है 1000 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हमको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आप लोग फैक्टर करिएगा तो 2⁻³ मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं 5⁻³ कितना 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं 128 कर देते हैं तो 1000 हो जाता है। यहाँ तक लिख दिए। अगर इसको तोड़ के बनाना चाहे जैसे हम पहले बताते थे तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर 2⁻0 फिर 2⁻1 फिर 2⁻2 फिर 2⁻, कहाँ तक जाएगा जी 3 तक, इनटू फिर हम लोग का हो जाएगा 5⁻0 प्लस 5⁻1 प्लस 5⁻2 और प्लस 5⁻, हम लोग का कितना आ जाएगा 3। यहाँ तक आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हमको बोला है समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर अगर बात करें तो हमको 2⁻0 का मान 1 होता है तो ये तो सम संख्या देगी नहीं, सम संख्या तो इधर से देगा हम लोग का। तो हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, इसका मान हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आप लोग का 8। अगर इधर वाला बात करें तो इधर भी हम लोग वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 125 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग एग्री करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो बोला समभाजकों का संख्या, ये तो सम है नहीं तो कितने इधर सम आ गए हम लोग का, तो योगफल ज्ञात करना तो जोड़ना पड़ेगा। 8 4 12, 2 कितना हो गया जी 14। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर सब जोड़ ले तो हम लोग का 156 आ जाएगा और 156 को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपका 2184 आ जाएगा उत्तर, 21 और 84। ठीक है, 2184 आपका हो जाएगा उत्तर। ये आप जानते हैं। अब था हम जो आपको जीपी वाला कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि कुछ फार्मूला से इंक्लूड था और कुछ मैनुअली हम लोग उसको कैसे याद रख सकते थे, उस चीज़ पर हम लोग बात करते हैं। तो ये 2184 आ गया होगा। अब इसको कहना है कि सर अगर हम इसे फॉर्मेट पे बनाते हैं, जीपी के कॉन्सेप्ट पे मैनुअली तोड़ते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, हमारा उत्तर नहीं मिलता है। तो हम लोग समझते हैं, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर जीपी के दर पे अगर बनाना चाहें तो हम लोग यहीं सॉल्व कर देते हैं कि देखिएगा जीपी फॉर्मेट पे हम लोग अगर इसको तोड़ना चाहें तो इसको जब हम तोड़ते थे तो इस शुरू से लेके अंत तक चलते थे तो हम लोग बोलते थे 2 पे पावर 3 है तो 3 पे पावर 4 ले लेते थे और बोलते थे 3 पे पावर 4 अब -1 बटे में 2 - 1 कितना दे देते थे 1। ये जो हमको देता था ये कंप्लीट सम कहाँ तक का निकाल के देता था जीपी में, 0 से लेकर 2⁻, कहाँ तक 3 तक। कितने पद हो गए, 4 पद हो गए, 1 2 3 4। इसीलिए 2 जितना पावर रहता था उससे 1 अधिक कर देते थे, यानी कि 2 पे पावर 3 है तो 1 अधिक कर देते थे, काहे कि जानते थे कि 0 वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात हम बोलें कि विषम संख्या का अगर करता तो यहाँ पर 1 जो है आपका विषम संख्या है तो 1 हम लिखते या नहीं लिखते इनटू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, परंतु बात सम का कर रहा है। तो आप यहाँ पर समझिएगा, जब पावर 3 है, पावर यहाँ पर हम 4 कब लेते योग ज्ञात करने के लिए, जब हमको टोटल सम ज्ञात करना पड़ता, 2⁻3 को तोड़ते तो हमको सम कितना होता ये ज्ञात करना पड़ता, तब 4 लेते हैं। परंतु 1 नंबर कम जाएगा, यानी कि हम 2 पे पावर 4 लेते कब, जब हमको 0 से 3 तक का हमको योगफल ज्ञात करना रहता। परंतु हमको 1
तो घट ही जाएगा, लेना था 2 टू द पावर 4 जब हम लोग टोटल निकालते तब, परंतु 2 टू द पावर हम लोग 3 ही लेंगे। क्यों 3 ही लेंगे? क्योंकि एक ये वाला 2 पे पावर 0, टोटल 4 होता है 0 से लेकर 3 तक में, परंतु हमको एक जो है विषम संख्या न हो जाएगा, हमको सम संख्या ढूंढना है। तो एक और 2 का पावर 0 घट जाएगा, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3, अब माइनस हो जाएगा हम लोग का 1, अब बटे में हो जाएगा 2 - 1, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पर अगर विषम संख्या बोलता था तो यहाँ पर एपी का प्रथम पद जो होता था वो ए होता था, सॉरी जीपी का प्रथम पद ए होता था। तो विषम संख्या या टोटल भी ज्ञात करना होता था, तो एक यहाँ लिखिए या ना लिखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, परंतु बात सम का कर रहा है तो यहाँ पर प्रथम पद हम 2 देंगे तभी तो 2 को मल्टीप्लाई होकर हम लोग का सम बनाएगा। जैसे कि अगर सिर्फ हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखेगा यहाँ तक का सम, अगर सम में बोले तो 8 4 12 2 14, यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 8 का मान हो जाएगा, 2 पे पावर 3 का मान 8, 8 में से 1 चल गया 7, नीचे तो 2 - 1 करेंगे तो 7 ही होगा, 7 को 2 से गुना करेंगे तब ना सम संख्या का योगफल देगा 14। तो यहाँ सम लगाएं 2 इसलिए सम लगाएंगे क्योंकि हमको सम संख्या पूछा, जब तक 2 नहीं देंगे। अगर हम लोग को विषम ढूंढना पड़ता था तो हम जानते थे इस सम वाला सब छोड़ देते, सम वाला जब छोड़ देते थे तो इस 2 वाला तो लेवे नहीं करते थे, सिर्फ डिपेंड किस पे करता था 5 पे पावर 3 वाला पे, तो उसके एक लिखिए या नहीं लिखिए विषम में, एक लिखिए नहीं लिखिए, डायरेक्ट 5 पे पावर 4 -1 बटे में 4, 5 - 1 4 ऐसे सॉल्व कर देते थे। एक लिखिए या नहीं लिखिए, क्योंकि सम तो छूट ही गया, और सम छूट गया तो सम छूट गया टोटल, परंतु विषम एक आता, तो एक आता तो एक लिखिए या नहीं लिखिए पता नहीं चलता था मेनली रूप से, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर अगर हम लोग टोटल लेते तब 2 पे पावर हम लोग कितना लिखते, 2 पे पावर 4 - 1 करते, परंतु हम लोग का एक कट घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? सम अभाजकों का योगफल ज्ञात करना है, और 2 पे पावर 0 1 होता है, वो सम संख्या नहीं है, तो हमको 2 पे पावर 4 नहीं 2 पे पावर 3 ही लेना पड़ेगा। 2 पे पावर 3 -1 बटे में 2 - 1 ये हो गया। और चूंकि ये सम नंबर है तो प्रथम पद सम का क्या होता है 2, पहली सम संख्या 2, या 2 देंगे तभी तो सम संख्या का मल्टीप्लाई बनेगा। अगला इसको तो हमको पूरा लेना है, जैसे यहाँ पर लिए हैं तो इसमें पूरा कितना पद है 1 2 3 4, देखिए 3 है तो 4 पद आया, तो इसमें एक अधिक करके लेंगे, यानी 5 रेज़ टू द पावर जितना पावर है एक अधिक, तो 4 अब माइनस करेंगे 1 बटे में हो जाएगा हम लोग का कितना, अगर इसके बटे का बात करें तो 5 माइनस यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कितना 1, ठीक है। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम ला जाएगा आएगा 2 गुना, यहाँ पर 2 पे पावर 3 - 1 8 - 1 7 बचेगा, यहाँ 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर बात करें 5 पे पावर 4 का मान हो जाएगा 625, और 625 में से भी 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 24, बटे में हो जाएगा हम लोग का 5 - 1 4, 4 से इसको हम लोग काट देते हैं तो कट जाएगा 15 चौके 60, फिर 6 चौके 24, यानी आ गया 7 दूनी 14 और गुना 156, 14 गुना 156 गुना करेंगे तो 21 84 हम लोग का आ जाएगा, 21 84 हम लोग का आ जाएगा कितना, भाजकों का योग, सम भाजकों का योग कितना आ जाएगा 21 84। तो एग्री करते हैं कि सेम टू सेम जो पहले वाला हम लोग बताएं वही है, इसका आंसर आ जाएगा 21 कितना 84। तो इसमें आशा करते हैं कि जो भी मिसफील्ड हो गया होगा या जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा या हम ठीक से एलोबरेट नहीं कर पाए होंगे उसको आप समझ पाए होंगे। चलिए ऐसा ही आपका जो होमवर्क में दिया गया था एक और सवाल लेते हैं, और ये विषम वाला लेके समझते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल लगा लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न ले लिए हैं 2 नंबर। कहा जा रहा है कि 243 के विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो हम इसे कैसे जीपी के कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं समझते हैं। तो हम लोग 243 को अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 4 3 7 2 9 3 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, 3 पे पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं। आप लोग फैक्टराइजेशन इसका कर लीजिएगा। अगर बात करें विषम भाजकों का संख्या तो इसमें सम तो आया ही नहीं, तो सम नहीं आया तो इसका सम ज्ञात करना है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेट बोले थे कि विषम भाजकों का संख्या ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मेट पावर 5 है तो डायरेक्ट पावर 6 करेंगे, -1 करेंगे, अब बटे में 3 - 1 कर देंगे। यहाँ पर करेंगे 3 पे पावर 6 का मान 729 हो जाएगा, -1 करेंगे तो हम लोग का चलिए लिख ही देते हैं, बटे में हो जाएगा 2। इधर घटाएंगे तो हम लोग का 728 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, अगर भाग दे देंगे हम लोग का तो 36 दूनी 72 4 दूनी 8, यानी 364 आ जाएगा हम लोग को क्या, विषम भाजकों का योगफल, ठीक है। यही आंसर है और राइट आंसर है। अगर सपोज करिए कि अगर यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर हम लोग का 3 ही रहता, इसी सवाल में 2 रेज़ टू द पावर 3 ही रहता, कोई फैक्टर रहता,
तो यहाँ पर हम लोग तो विषम चाहिए, तो ये दो वाला तो साफे चाहिए ही नहीं चाहिए। इसमें विषम सिर्फ एक आता, तो एक यहाँ इंटू में लिखते या नहीं लिखते उससे तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है जी। उसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट यही वाला सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 ये 4 पद देंगे, और 2 पे पावर 0 का मान एक ही एक ऐसा नंबर देगा जो कि विषम देगा। एक से मल्टीप्लाई कराए या नहीं कराए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपको बनाने में बेहतर से बेहतर कर सकें। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं और उसको समझते हैं। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 3 ले लिए हैं। ये भी आपका जो है होम HW का ही एक क्वेश्चन है। चलिए कहा गया है 10 पे पावर 30 गुना 26 पे पावर 25 गुना 2 पे पावर 26 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग बना सकते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 5, यानी 2 पे पावर भी हो जाएगा हम लोग का 30 और 5 पे भी पावर हम लोग का हो जाएगा 30। चलिए 26 को ब्रेक करके लिख सकते हैं हम लोग 13 दूनी 26, यानी 2 पे पावर 25, और हम लोग लिख सकते हैं 13 पे पावर भी हम लोग कितना लिख सकते हैं 25। यहाँ तो 2 पे पावर 26 एज इट है ही है, यहाँ तक कर सकते हैं। अब इसको फिर हम सॉल्व करना चाहें तो हम 2 का पावर वाला जोड़ लेते हैं। तो 2 का पावर यहाँ हो गया 30 ठो, और 2 का पावर यहाँ हो गया 25 ठो, और 2 का पावर यहाँ हो गया 26 ठो। सब जोड़ लेंगे तो 2 रेज़ टू दी पावर आ जाएगा हम लोग का 81 गुना 5 पे पावर बात करें तो 5 पे पावर 30 आ जाएगा, और 13 पे पावर करें तो 13 पे पावर हम लोग का 25 आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग एग्री करते हैं। चलिए अब हम लोग को समभाजकों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिएगा समभाजकों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम लोग कहाँ से लेंगे इस चीज़ पे हम लोग डिपेंड करते हैं कि सर समभाजकों का योगफल ज्ञात करना है तो 2 पे पावर हम लोग का 81 है। अगर टोटल ज्ञात करना रहता तो 2 पे पावर 82 - 1 का फॉर्मेट चलता, परंतु एक कम जाएगा। कौन सा कमेगा तो बोलेंगे सर सम वाला चाहिए, और 2 पे पावर 0 वाला जो होता है वो विषम को सूचित करता है। 2 पे पावर 0 का मान 1 और 1 जो है विषम संख्या को सूचित करता है। तो यहाँ पर हम लोग एक ज़्यादा लेते, टोटल 82 टर्म लेते, 82 पद लेते, परंतु 82 पद नहीं लेंगे, एक टर्म कट जाएगा, यानी जो है वही ले लेंगे, 81 लेंगे, और 2 से गुना कराएंगे ही कराएंगे क्योंकि सम संख्या, यानी 2 पे पावर 81 -1 और बटे में हो जाएगा हम लोग का 2 - 1 यानी कि 1। और चूंकि ये हम लोग का सम संख्या है तो यहाँ पर पहला पद क्या होगा 2, तभी तो सम का मल्टीप्लाई बनाएगा। चलिए यहाँ तो हम लोग का पूरा फैक्टर लेना है, तो 30 है तो एक ज़्यादा करके लेंगे, यानी कि 31 - 1, ठीक है। इधर हम लोग लेंगे 5 में से 1 चल गया कितना जी 4। यहाँ का बात करें हम लोग का तो 13 पे पावर 25 है, तो हम लोग 13 पे पावर ले लेंगे 26 - 1 बटे में 13 - 1 तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो हम लोग का एक्चुअल जो आंसर आप लोग का इससे पहले गलती कर दिए थे थोड़ा सा, 12 गुना 48 जो लिख रहे थे वो गलती था आपका आंसर। यहाँ पर आपका 2 आता क्योंकि ये सम नंबर बनाना था हमको, सम संख्या न कर रहा है, तो 2 से आपको यहाँ पर ऊपर में 2 होता तो 2 कट जाता, यानी आपका जो 48 आ रहा था वहाँ पर 24 आता था। तो एक्चुअल आपका आंसर यहाँ पर 2 से काट देते तो हम लोग नीचे ही लिख देते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 81 - 1 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर 33 - 1 इंटू यहाँ बोल सकते हैं 10 पर पावर 26 - 1, अब बटे में हो जाएगा हम लोग का कितना 12 दूनी 24। तो राइट उत्तर हो जाता विषम भाजकों का समभाजकों का योगफल कितना जी इतना। तो राइट उत्तर आपका ये हो जाता आपका सही आंसर। चलिए एक और सवाल लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल ले लिए हैं, प्रश्न संख्या 4। कहा क्या रहा है कि 45 पे पावर 8, 25 पे पावर 12 गुना 12 पे पावर 6 के विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। काफ़ी हौला सवाल है। देखिएगा हमको विषम भाजक मानना है तो इसमें तो सम मिलेगा नहीं, इसमें भी सम मिलेगा नहीं, विषम मिलेगा, इसमें हम लोग का क्या मिलेगा सम मिलेगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि ये सम नंबर देगा, सिर्फ एक ही इसमें लेना देना है। इसमें 2 बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो अगर हम नहीं तो आपको सेपरेटली चलिए बना ही देते हैं। 45 पे पावर 8 है तो 9 गुना हम लोग क्या लिखेंगे इसको 45 को लिख सकते हैं 9 गुना 5 आई पर पावर होल कितना है 45, ठीक है लिख दिए। उसके बाद 25 है तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर पर पावर कितना 12। उसके बाद लिख सकते हैं 12 है तो हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3 पर पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं 6। अगर यहाँ का बात करें फर्दर सॉल्व करने का तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखाएगा 9, तो 3 का स्क्वायर लिखाएगा 9, तो 9 पे 3 का स्क्वायर होगा तो 3 पे पावर 8 दिया हो जाएगा 24।
5 पे पावर तो वही रहेगा 8 हम लोग का। यहाँ पर बात करें तो 5 पे पावर 12 दूनी हो जाएगा हम लोग का कितना 24, 5 पे पावर हो जाएगा हम लोग का 24। ठीक है, यहाँ पर बात, यहाँ पर देखिएगा 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो सॉरी यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा आपका। 8 दूनी कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 9 को हमको 3 का स्क्वायर लिखना है और 3 का स्क्वायर लिखेंगे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यहाँ 5। बात अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ 12 दूनी 24, यहाँ पर बात करें तो 4 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 2 और फिर यहाँ गुना होगा तो 2 पे पावर हो जाएगा हम लोग का 12, 6 दूनी 12 और 3 पे पावर तो हम लोग का 6 ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे जो जो संख्या सेम है उसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम बात बोलें 2 एक ही है तो 2 पे पावर हम लोग का 12 ही हो गया। बात 3 का करें तो 3 पे पावर 16 यहाँ मौजूद है, 3 पे पावर 6 यहाँ मौजूद है, तो 16 6 22 हो जाएगा 3 पे पावर। ठीक है, इनटू। अगर बात 5 का करें तो 5 पर हम जोड़ लेंगे, 5 का पावर 24 है, 5 का पावर यहाँ 8, तो 24 8 हो जाएगा, 5 का पावर हम लोग का 32। अब हम लोग को विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। तो सम वाले से कुछ लेना देना नहीं है बट कॉन्सेप्ट भी समझना है। 2 पे पावर 12 है तो 2 पे पावर 12 में सिर्फ और सिर्फ एक ही विषम संख्या मिलेगा, 2 पे पावर 0। तो यहाँ पर एक लिखे या ना लिखे इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 2 पे पावर 12 तक लिखेंगे तो 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, तो 2 का पावर 0 का मान एक एक विषम देगा और विषम ही ज्ञात करना था। एक लिखे नहीं लिखे इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, अगर सम बोलता तो 2 लिखना पड़ता। ठीक है, इधर तो हम लोग डायरेक्ट योगफल ज्ञात करेंगे, इसीलिए हम बोले शुरू में इसको छोड़ ही सकते हैं। तो 3 पे पावर 22 है, तो टोटल लेना है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 23 माइनस 1 बटे में हो जाएगा हम लोग का 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2। 5 पे पावर हम लोग यहाँ लिख देंगे 5 पे पावर 33 माइनस 1, अब बट इधर हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना 4। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे गुणा में हो जाएगा, नीचे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 3 पे पावर 23 माइनस 1 इंटू हो जाएगा हम लोग का 5 पे पावर 33 माइनस 1 बटे में हो जाएगा 4 दूनी 8। तो राइट उत्तर हो जाएगा विषम अभाजकों की संख्या इतना। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब कुछ नए सवाल लेते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या है अब हम समझते हैं। तो 5 संख्या आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाया गया होगा, फिर भी हमको इसमें कुछ अभी बदल के सवाल आए हैं, उसको समझते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। बोल रहा है 250 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हम 250 को तोड़ देंगे, तो तोड़ देंगे तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इधर 0 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। ठीक है, अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो 5 का क्यूब इंटू लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 1। अब हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हम बोलते थे से पावर जोड़ देते हैं, तो यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 3 प्लस 1 हम लोग का अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि 5 मिलेगा 3 को, 2 मिलेगा 1 को, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 4। परंतु रुकिएगा, इसी सवाल में आपको पूछेगा, अभी जस्ट इसके बाद आपको सवाल लगा के देंगे कि 250 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बोला 250 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, वहाँ बोल रहा था भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जैसे हमको बोल देता तो हम लोग अपना आंसर 2 कंसीडर कर देते। 2 क्यों करते? भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, यहाँ अभाज्य गुणनखंड भिन्न भिन्न क्या है, तो हम लोग बोलेंगे भिन्न भिन्न एगो 5 है और एगो 2 है, यही भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो हम लोग का राइट उत्तर तब कितना हो जाता 2। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। बोलेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो पावर जोड़ेंगे, बोलेगा भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 5 भी भिन्न है, 2 भी भिन्न है, 2 एगो ना है जी नंबर पावर के, तो उससे क्या मतलब है तो ये 5 का रूप, यही 2 का रूप है, 5 ना आएगा 3 बार, 2 ना आएगा 3 बार, तो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एगो 5 है एगो 2 है, तो हम लोग का उत्तर हो जाता 2। बोलता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हम बोलते हैं कि 3 है 1 कितना 4, अभी तो उत्तर हो गया 4। ये तो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड बोले तो जे आपका आधार है वही, या आपको ऐसे बोलेगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य देखिएगा 1 तो लेंगे नहीं, 1 20 का फैक्टर है, तो जोन जोन इसको काट सकता है, तो 1 भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है। अभाज्य भाजकों, अभाज्य भी हो, अभाजक मैंने जो इसको विभाजित करता है, तो 1 भी विभाजित करता है, परंतु 1 तो अभाज्य भाजक नहीं है, सिर्फ 2 ही अभाज्य भाजक है, तो इसी को बोलेगा कि
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो 4, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो 1 1 2, या बोलेगा अभाज्य भाजक 2 गो ही है। अभाज्य मतलब जो इसको काट सकता है, तो 3 गो नंबर इसको काट सकता है, परंतु एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 2 होता है। बोलेगा अभाज्य भाजकों की संख्या तो केवल 2, जो बेस है वही लेना है। चलिए, ये सवाल आप समझ गए, पहले क्लास में भी कराए हैं। अब लेते हैं इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलिए, अब हम लोग सवाल ले लिए 6 नंबर और समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो बोला है 145 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहाँ अभाज्य गुणनखंड खाली नहीं बोला, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ये क्वेश्चन अलग है। खाली अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो क्वेश्चन अलग है। या इसी में बोलेगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या, तो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य भाजकों की संख्या, दोनों प्रश्न एक ही हैं। तो पहले तो 145 का अगर खंडन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना कितना जी 29, 5 गुना कितना 29, 145 फुट जाएगा। अब बोला भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 5 भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, अलग अलग है। तो एक एक कितने हो जाएगा, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया। तो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो एगो ई कितना हो जाएगा, राइट आंसर 2। परंतु यहीं भी बोलता, अगर इसी को बोलता, इसी को लैंग्वेज बदल देता, बोलता कि 145 के अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भी और भाजकों की संख्या। तो पहले भाजक बोलेंगे जो जो इसको काट सकता है, तो इसको 1 काट सकता है, अगर बात बोले तो इसको 1 काट सकता है, 5 काट सकता है, 29 काट सकता है। परंतु बोलेगा अभाज्य भाजक, तो ये अभाज्य भाजक नहीं है, यही 2 है, तो 2 उत्तर हो जाता है। तो ई लैंग्वेज भी बोलता है। अगर इसमें बोलता अभी इस चीज को हाइड कर देता, बोलता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हम बोलते यहाँ पर पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तब भी 1 1 आंसर कितना हो जाता 2। सपोज करते यहाँ पर पावर 3 रहता, यहाँ पर पावर 1 रहता, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाता 3 1 कितना 4। परंतु भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो 2 एगो रूप है इसका, भिन्न भिन्न मतलब एगो 5 है, एगो ई है, अभाज्य है वो भी, तो हम लोग का हो जाएगा कितना 1 1 2। तो अभी भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 1 कितना हो गया 2। यहाँ पावर वाला 1 1 2 नहीं बोले, एगो ई कितना हो गया 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न ले लिए, प्रश्न संख्या 7। कह रहा है 32 पे पावर 5 गुना 9 पे पावर 7 गुना 6 पे पावर 8 गुना 9 पे पावर 17 के अभाज्य गुणनखंडों तथा अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों तथा अभाज्य भाजकों की संख्या, ये दोनों चीज को समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड अलग है, अभाज्य भाजक अलग है, ठीक है, इस दोनों को समझिए। या यहीं इसको बोल देगा भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो दोनों एक ही हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर पहले इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 पे 32 पे पावर 5 है, तो 2 पे पावर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 32 हो जाता है। 2 पे पावर हम लोग का कितना का मान 5 का मान, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं 2 पे पावर 5 और ऊपर में 5, तो 2 पे पावर 25, ठीक है। यहाँ 3 9 है, 9 का बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 पे पावर 7 दूनी हो जाएगा कितना 14। चलिए 6 का बात करें तो 6 को तोड़ देंगे तो 2 पे पावर भी 8 हो जाएगा और 3 पे पावर भी हम लोग का 8 हो जाएगा गुना। यहाँ पर 9 जो है इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 17 दूनी हो जाएगा 3 पे पावर कितना 34, ठीक है। अब हम लोग 2 जोड़ देते हैं, तो 2 यहाँ पर देखते हैं 2 वाला कितना है वो कर लेते हैं एक जगह, ये कितना है वो कर लेते हैं। यहाँ पर सॉरी 2 पे पावर 25 आएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 32 को 5 गुना 5 25, तो 2 पे पावर 25 और 2 पे पावर 8, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2 पे पावर डायरेक्ट 33, ठीक है। अब 3 का बात करें तो 3 पे पावर यहाँ पर 14 और फिर 3 का पावर 8 फिर 3 का पावर हम लोग का 34, ये तीनों को जोड़ना है। तो 14 8 जोड़ लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 6 20 2 22, अब 22 इसमें प्लस कर लेते हैं तो हम लोग को हो जाएगा 4 2 6 और 3 2 हो जाएगा हम लोग का 5, यानी कि 56। 2 पे पावर 33 और 3 पे पावर 56, 3 वाला टोटल जोड़ लेंगे। तो अब हमको बोलता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य पहला में बोल रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बोलता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जो कि पहला में बोल रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम पावर ऐड करते हैं, तो 33 अब प्लस लिख देते हैं हम लोग, 33 अब प्लस हम लोग कर देते कितना 56, तो हम लोग जोड़ लेते तो हो जाता 6 3 9 5 3 8 89। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसका उत्तर हो जाता 89। 89 किस ऑप्शन में ई। अब ये कैसे निकलेगा इस पे फोकस करते हैं। 2 नंबर में जो हमको कह रहा है वो कह रहा है अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या बोले या भिन्न भिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या बोले।
अभाज्य भाजकों की संख्या या भिन्न भिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या बोले तब हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, इस चीज समझेंगे। तो देखिएगा, अभाज्य भाजकों की संख्या, तो अभाज्य भाजकों की संख्या ये है, एक ठो ये हो गया और एक ठो ये हो गया, तो एक एक कितना हो गया, 2। तो अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों या बोलेगा भिन्न 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 अभाज्य गुणनखंड, भिन्न आप लिख लीजिएगा, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य भाजकों की संख्या एक ही और एक ही, कितना हो जाएगा, 2। तो ये भी 2 हो जाता है उत्तर। अब यहाँ पर फिर से समझना चाहिए, अभाज्य भाजक, भाजक मतलब जो जो इसको काट सकता है, तो इसको कौन कौन काट सकता है, तो इतना को नंबर को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, ठीक है। अब जो आएगा वो 3 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल आएगा, काटने वाला तो यही ना है अभाज्य भाजक। तो बोल रहा है अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भी और भाजक मैंने काटने वाला, ये सब नंबर इसको काट सकता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अभाज्य एक तो है नहीं, 2 गो अभाज्य भाजक, एगो ई एगो ई, अब जो आएगा इसका पावर के फॉर्म में आएगा, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो आपको भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड बोले मतलब अभाज्य भाजकों की संख्या। तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना लीजिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 8 ले लिए हैं और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन सभी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा ट्विस्टेड है, इसको हम लोग को समझना है। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग का कह रहा है 32 पे पावर 11, तो 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, इसमें कुछ भी नहीं था, यहाँ पर दशमलव आ गया, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं यही समझना है। तो 32 पे पावर 11 को हम लोग लिख सकते हैं, 32 को 2 पे पावर हम लोग लिख सकते हैं 5 थे, 11 5 55 हो जाएगा, 2 पे पावर 55, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव है तो डरना नहीं है, अपना गणित पढ़ें और समझें। तो ये 2.5 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। अब पूरे पे पावर हम लोग का 9 है, पूरे पे पावर 2.5 को लिख सकते हैं 5 का आधा, आधा पुट जाएगा, पूरे पे पावर 9 है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं पूरे पे पावर 9 है, तो यानी 5 का भी पावर 9 होगा, हम लोग का इधर थोड़ा सेपरेट से लिख लेते हैं, और 2 का भी पावर हम लोग का कितना होगा, 9 कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर बात बोले 4.5 यानी 4.5 है, तो 4.5 को लिख सकते हैं, पॉइंट उड़ा के आप जैसे करना है कर लीजिएगा, जैसे नहीं लिखने आता है तो इसको पॉइंट उड़ाइए, बटे में 10 होगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, 9/2 आया। चलिए तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 9/2, 4.5 को 9/2 करेंगे 4.5, इस पे भी पावर 14 हो जाएगा और इस पे भी पावर हम लोग का 14 हो जाएगा, क्यों कि पूरे पे पावर है तो सब पे पावर 14 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सवाल को कैसे बना सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर तो गुना में है, नीचे ऊपर सब जगह गुना है, तो 2 पे पावर हम लोग का 9 और 2 पे पावर 14, तो डायरेक्ट ये लोग आधार समान है, तो 2 पे पावर हम लोग बोल सकते हैं 23, 2 पे पावर हम लोग कितना बोल सकते हैं 23, या उससे भी नहीं तो हम लोग जानते हैं कि ये डायरेक्टे बोलिए, या जानते हैं कि ऊपर जाता है तो पावर भाग में घटता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा और जो बेस समान है उसके साथ घट जाएगा, तो इसको भेजेंगे ऊपर, तो 55 में से पहले 9 घटा लेंगे, या 55 में से फिर 14 घटा लेंगे, या डायरेक्ट ये दोनों को जोड़कर ऊपर में से घटा सकते हैं, तो ये दोनों को जोड़िए देते हैं, 2 पे पावर 9 और 2 पे पावर 14, डायरेक्ट हो जाएगा 2 पे पावर हम लोग का कितना 23, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 23, आई 2 पे पावर 23 जब ऊपर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो हम लोग का बच जाएगा 2 पे पावर 55 में से 23 घटा देंगे तो हम लोग का इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, यानी कि 2 पे पावर 32, यानी 23 घटाना था, 55 माइनस हम लोग का 23 घटाना था, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 पे पावर 32। अगर आगे का बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 5 का पावर कितना 9, तो यहाँ 5 का पावर हम लोग 9 लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो यहाँ 9 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर यानी 2, तो 2 से 14 दूनी 28, 3 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 14 दूनी 28। अब बोला अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो पावर ऐड कर दीजिए 32 प्लस 9 प्लस 28, चलिए जोड़िएगा, तो 32 में हम लोग 28 जोड़ देंगे तो हम लोग को सीधा सीधी 60 हो जाएगा 9, यानी 69 हो जाएगा हम लोग का उत्तर। इस सबको जोड़ लेंगे तो 69 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर भाजक पूछता तो पावर में एक ज़्यादा करके क्या कर देते थे गुना, तो कुछ भी नहीं था, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप समझोगे। चलिए और कुछ प्रश्न लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसको देखते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 9 ले लिए हैं जो कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ चुका है, हमको वही पढ़ना है और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो जरूरी है।
फालतू दिमागी क्वेश्चन के लिए टीचर बहुत सारा है, कतई जहर जहर करके आते हैं। आज देखिए उसको अन्य टीचर गड़िया रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है नहीं, झूठो जहर जहर करते रहता है। तो जो एग्जाम में आया हुआ है वो सभी टीचर के पास आपको क्वेश्चन मिलेगा, भले वो कोई टीचर लेंदी में बता दे, कोई शॉर्ट में बता दे। चलिए, तो हम लोग ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का, इसको समझते हैं कैसे बना सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर यदि n बराबर 4 पे पावर 11, 4 पे पावर 12, 4 पे पावर 13, 4 पे पावर 14 है तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब गुणनखंड कहने का मतलब है फैक्टर, मतलब विभाजक। ठीक है, भाजक विभाजक जो भी कहिए, पहले ही बता चुके हैं ये सब। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो बोले n बराबर उतना दिया गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़े हुए हैं। यदि रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़े हैं आप लोग तो वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, रिमाइंडर थ्योरम पढ़िए। तो 11 कॉमन लेंगे तो हम लोग का यहाँ पर बचेगा 1, प्लस यहाँ 4 पे पावर बचेगा हम लोग का 1, प्लस यहाँ पर बचेगा हम लोग का कितना कहते हैं 4 पे पावर 2, प्लस यहाँ पर बचेगा हम लोग का 4 पे पावर कितना जी 3। हम इसको एक को बोल भी सकते हैं कि 4 पे पावर 0 बचेगा, आप लोग जानते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको बोलें 4 पे पावर 11, यहाँ पर हम लोग बोलें तो 0 का मान 1 इधर हो जाएगा हम लोग का 4, इधर हो जाएगा हम लोग का 16, इधर हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व करें, 4 का पावर 11 गुना इधर जोड़ लेंगे तो हम लोग का टोटल आ जाएगा 85। ये सब जोड़ देंगे टोटल आ जाएगा 85 हम लोग का। अब 85 आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर 11 गुना 17 पचे 85, तो 5 गुना हम लोग लिख सकते हैं 17, यानी 17 पे पावर 1, 5 पे भी पावर 1। अवभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सॉरी अवभाज्य नहीं बोला है, गुणनखंडों की संख्या यानी फैक्टर बोला है, फैक्टर बोला है, फैक्टर मतलब विभाजक। तो पावर में एक अधिक करके हम लोग गुना करते हैं, तो पावर 11 है तो हम लोग लिखेंगे 12 गुना, पावर 1 है तो लिखेंगे गुना 2 हम लोग का। फिर यहाँ पर हम लोग का बात करें, चलिए यहाँ पर पावर 1 है तो हम लोग लिखेंगे कितना 2, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का बात करें, यहाँ पर पावर हम लोग 11 कॉमन ले चुके थे, तो 12 दूनी 24 और दूनी हो जाएगा हम लोग का 48। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ तो इस पर डाउट लग रहा है कि हम लोग गलती कर रहे हैं। हम लोग का क्या पूछा क्वेश्चन, एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है। हालांकि इसका बोल रहा है यदि n बराबर 11 12, ठीक है यहाँ पर दिया गया है। तो आपका पूछ रहा है अवभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ऑप्शन में तो कहीं 48 दिया ही नहीं गया है। और सॉरी यहाँ पर देखिए हम लोग को नहीं तोड़ पाए, यहाँ पर हम लोग का था तो इसको हमको फिर सोच सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 11 दूनी 22, क्योंकि इसको अवभाज्य फैक्टर में नहीं तोड़ते हैं। तो 4 पे पावर 11 है तो 2 पे 2 का स्क्वायर तो 11 दूनी 22, अब 5 का पावर 1 गुना 17 का पावर कितना लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 22 है तो अवभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, तो 22 है तो हम लोग लिखेंगे 23, फिर पावर 1 है तो 1 ज़्यादा करके 2, पावर 1 है तो 1 ज़्यादा करके 2, तो 23 दूनी 46, 46 दूनी हो जाएगा 92, यानी राइट आंसर हो जाएगा 92। तो आशा करते हैं कि ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं था। हम लोग इधर फैक्टर तोड़ लिए, 4 को फिर 22 बनाना भूल गए थे, बना लिए, इधर कर लिए। हम लोग का टोटल भाजकों की संख्या या फिर गुणनखंड की संख्या हो गया 92। चलिए और सवाल लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, 4 पे पावर 3 लिखा गया है, 6 पे पावर 2 लिखा गया, 15 पे पावर 3, 7 पे पावर 4 के वैसे गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें जिसका अंतिम अंक 0 हो। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजर के कॉन्सेप्ट को यूज करके आपसे पूछ रहा है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट और ये सवाल आप लोग बना सकते हैं, काफ़ी ईजी है। तो कुछ भी नहीं कर रहा, बोल रहा है कि इसके वैसे गुणनखंड यानी वैसे भाजक या वैसे फैक्टर ज्ञात करिए जिसका अंतिम अंक 0 हो। आप ही बोलिए अंतिम अंक 0 किसका होगा, अंतिम 0 होगा जो 10 होता है, यानी कि जो 10 से कटे वही ना होगा। 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। ठीक है, तो ये पूछने का सेंस इसका कैसा है कि इतना इतना के वैसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 10 से विभाजित हो, 10 से विभाजित हो। 10 से विभाजित होने का दूसरा सेंस क्या कर सकते हैं, जिसका अंतिम अंक क्या हो 0 हो, जिसका अंतिम अंक क्या हो 0 हो। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बनाना चाहें जिसका अंतिम अंक 0 हो, तो इसका मतलब अंतिम अंक 0 कहने का मतलब जो 10 से विभाजित हो, तो 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुना किस में जी 5 में।
तो यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 पे पावर डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 दूनी 6। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 पे भी पावर 2, 3 पे भी पावर 2 और 2 पे भी पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं 2। उसी प्रकार हम 15 को लिख सकते हैं। यहाँ पर तोड़ने का बात बोले तो 3 पे भी पावर 3 और 5 पे भी पावर हम लोग लिख सकते हैं 3 और यहाँ 7 पे पावर तो हम लोग का 4 है ही है। यहाँ पर 2 का पावर अगर ऐड करना चाहें तो 2 पे पावर 6, 2 पे पावर इधर 2, तो टोटल 2 पे पावर हो जाएगा 8। बात अगर हम लोग 5 का करें तो 5 ले लेते हैं, अभी समझने के लिए एक जगह कर लेते हैं। 5 पे पावर 3 और कहीं तो है नहीं, तो 5 का पावर यहाँ 3 हो जाएगा। बात 3 का करें तो 3 पे पावर 2 यहाँ है, 3 पे पावर 3 को यहाँ है, तो 3 पे पावर डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 5। 7 का बात करें तो 7 पे पावर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 4। चलिए यहाँ तक हम लोग फैक्टर कर लेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। अब हमको बोल रहा है कि वैसे भाजक ज्ञात करें जिसका अंतिम अंक शून्य हो। अंतिम अंक शून्य होने का मतलब 10 से कटे। 10 से कटने का मतलब जो 2 और 5 का ग्रुप होगा इस पर वर्क करेंगे जो पहले हम लोग को बनाते थे। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ 8 लिख देंगे, परंतु समझते हैं 2 को लिख सकते थे 2 पे पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 अब प्लस डॉट 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 2 पे पावर कहाँ तक 8 तक। उसी तरह हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 अब प्लस डॉट 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 5 का पावर कहाँ तक 3 तक। उसके बाद ये वाला जो डाटा था एज इट सेम उतार देते। हमको दिखना है जिसका अंतिम अंक शून्य हो, यानी 10 से कटने वाला। 10 से कटने वाला 2 और 5 के ग्रुप में देखते हैं। 2 और 5 के ग्रुप में देखेंगे तो 2 से कटने वाला लेंगे और 5 से कटने वाला लेंगे। 2 पे पावर 0, तो यहाँ 2 पे पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 तो हमको लेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ तक लेंगे 1 से लेकर 8 तक हमको लेना है टोटल। 5 से कटने वाला 5 पे पावर 0 का मान 1 होता है, ये तो लेंगे नहीं, यहाँ से ये टोटल लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक में टोटल 8 ही पद आएगा। हमको केवल और केवल गुणनखंड की संख्या पूछना, ना कि टोटल हमको योगफल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड की संख्या पूछना है तो टोटल हो जाता है 0 से लेकर 8 तक 9 गो पद। 9 गो पद में हम लोग का 9 गो पद लेंगे का है। यहाँ पर डायरेक्ट हमको टोटल गुणनखंड की संख्या बोलता है, तो 8 है तो हम लोग एक ज़्यादा करके 9 लिखते हैं, यहाँ 3 है तो एक ज़्यादा करके 4 लिखते हैं। परंतु 2 पे पावर 0 एक कम ही जाएगा, क्योंकि ये हम लोग का जो हो जाएगा 2 पे पावर 0 का मान 1 होता है। 1 2 से कटता नहीं है, क्योंकि हमको 2 से कटने वाला ग्रुप, तो इधर 2 से कटने वाला हम लोग का क्या गो मिलेगा 8 गो, जितना पावर है उतने मिलेगा। 2 पे पावर 0 हो तो लेंगे नहीं। यहाँ हम लोग का मिलेगा 2 का पावर, यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 2 का पावर 3 है तो 0 लगा के 2 का पावर 4 तक मिलेगा, परंतु 2 का पावर 3 तक ही लेंगे तब ना 5 से कटेगा। तो कहने का मतलब आप लोग डायरेक्ट जानते हैं 10 से कटने के लिए हमको बोलेगा, तो हम यहाँ पर 2 का पावर 8 है तो यहाँ पर हम 2 का पावर 9 नहीं लेंगे। 2 का पावर 9 नहीं, यहाँ पर 9 नहीं लेंगे। 9 क्यों नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग 2 का पावर 2 से कटने वाला लेना है। 2 पे पावर 0 एक होता है तब तो 9 फूटता है ना, तो हम लोग का 9 नहीं लेना, क्योंकि 1 तो कटता ही नहीं है 2 से, तो हम लोग का यहाँ 2 का पावर 8 ही ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 का पावर 3 है तो 5 से कटने वाला लेते, तो 5 से टोटल लेते तो बोलते 5 का पावर 1 बढ़ा के 4, परंतु 1 नहीं होगा। कौन वाला नहीं होगा, 5 पावर 0 का मान 1 होता है और 1 5 से कटता नहीं है, तो 5 का पावर 3 तक लेंगे, यानी कि 5 का पावर यहाँ 3 ही लिखा जाएगा। परंतु इसमें तो पूरा लेंगे मल्टीपल तक, तो हमको 3 का पावर 0 से लेकर 3 का पावर 5 तक चलना है, तो हम टोटल 5 है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 6 ले लेंगे। यहाँ पावर 4 है तो डायरेक्ट 5 ले लेंगे। अगर गुना करेंगे तो 8 तिया हो जाएगा हम लोग का 24, 24 गुना फिर 6, 6 गुना फिर के ना 5, तो 24 पचे 20 से या बरछा के 72, 720 हो जाएगा हम लोग का उत्तर। तो ऐसे सवाल का उत्तर हो जाएगा 720। विकल्प संख्या हो जाएगा हम लोग का सी। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का सी 720। आशा करते हैं कि सवाल को आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग अब फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं, उसको देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम ले लिए हैं आप लोग 11। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, सेम डाटा के साथ सेम क्वेश्चन के साथ। तो लिखा गया है यदि 1 और रूट n के बीच n के 14 गुणनखंड हैं तो n के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ आप देखिए रूट n के बीच n के 14 गुणनखंड है। अब रूट n का मतलब ये होता है कि वर्गमूल निकलने वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है। और बोल रहा है के बीच, बीच का जो है वर्गमूल निकलने वाला लेना है क्योंकि रूट लगाया हुआ है। के बीच n के 14 गुणनखंड है, यानी कि बीच में जो है 14 गुणनखंड पूरना चाहिए। तो देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, इस सवाल से दूर पहले समझिएगा। अगर हमको बनाना रहता तो हम लोग डायरेक्टे बना देते, 14 में 1 जोड़ देते 15, 15 दूनी 30 है, 1 जोड़ देते तो हो जाता है 31 उत्तर। परंतु कॉन्सेप्ट को समझना हम लोग को।
देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है तो हम लोग को क्या समझेंगे, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं जैसे कि 36, और इसका आप लोग फैक्टर लिखिए, भाजक लिखिए, और इसका जो फैक्टर लिखना है वर्गमूल निकलने वाला लिखना है। तो एक इस लिखा हो सकता है इसका फैक्टर वर्गमूल निकलने वाला, 4 हो सकता है इसका फैक्टर वर्गमूल निकलने वाला। उसके बाद 4 के बाद बोलें कि और वर्गमूल निकलने वाला अगर फैक्टर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग का वर्गमूल निकलने का बाद बोले 1 हो सकता है, 4 हो सकता है जो इसको काट सके, 6 भी हो सकता है, 6 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, हम लोग बोल सकते हैं 9, ठीक है, 9 चौक 36, 9 का भी वर्गमूल निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े हम यहाँ पर वर्गमूल निकलने वाला, और हम लोग बोल सकते हैं कितना, आगे का बात करें तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं 9, तो वर्गमूल निकलने वाला हो गया। अब वर्गमूल निकलने वाली संख्या 16, ठीक है, 16 इसको काट नहीं सकती है, 16 नहीं काट सकती है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर बात करें वर्गमूल निकलने वाला 16 नहीं काट सकता, जैसे यहाँ से वर्गमूल निकलने वाला 1 काट सकता है, वर्गमूल निकलने वाला 4 काट सकता है, वर्गमूल निकलने वाला 4 के बाद हम लोग का डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9 काट सकता है, 5 का स्क्वायर 25 नहीं काट सकता है, 6 का स्क्वायर 36 काट सकता, 6 का स्क्वायर 6 भी ले लेंगे हम लोग, समझिएगा। और यहाँ पर 6, उसके बाद अगला 9 लिख सकते हैं, अगला हम लोग 36 ले सकते हैं, समझिएगा। अब यहाँ पर आपको समझ पा रहे हैं कि ये वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, ठीक है। अब बोलिएगा ये वर्गमूल निकलने वाला, ये वर्गमूल निकलने वाला, ये वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, ये वर्गमूल निकल लेगा। 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोग का 36 लेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा। तो हमको बीच में रखना था, इसीलिए हम लोग को 6 लिए, तो हम बोल देंगे 36 के बीच जो है 6 गुणनखंड है, 36 के बीच 6 गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है, ठीक है। अब 36 के 6 गुणन, अच्छा 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड यही स्वयं होगा, छोटा गुणनखंड सबसे छोटा वाला 1 होगा। ये जो गुणनखंड है बीच वाला 6, अब देखिएगा यहाँ पर पॉइंट, तो हम लोग 36 के 6 गुणनखंड है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 को, अगर काटने वाला नंबर बोलें 36 को कौन कौन काट सकता है तो टोटल लिख दिए। और परफेक्ट ऑर्डर में बात करें तो 6 को अभी परफेक्ट ऑर्डर नहीं बनाए, 6 को हम लोग यहाँ पर तो लिख ही सकते थे 36, 6 को हम लोग रूट 36 लिख सकते थे, 6 को हम लोग रूट 36 लिखेंगे तो वर्गमूल हम लोग का निकल जाएगा, तब वर्गमूल हम लोग का निकल जाएगा, 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो 36। और ये भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर जो नंबर आया है ये नंबर है, यदि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है परफेक्ट है, यानी कि यहाँ जो भी नंबर आएगा यदि उसका हम लोग डबल कर दें, यदि हम उसका स्क्वायर कर दें तो हमको वो नंबर क्या था पता चल जाएगा। यानी बीच में जो नंबर आता है, ये दोनों इसके आगे पीछे हम बीच में ले लिए कि इसका बीच में 6 काटने वाला है और इसके बीच में नंबर आना चाहिए, ये अगल बगल परफेक्ट स्क्वायर ले लिए। तो इस 6 को अगर हम बोलें कि ये नंबर क्या था, नंबर को हाइड कर लेते, तो 6 का हम लोग डबल स्क्वायर कर देंगे तो 6 का 36 पता चल जाएगा नंबर कितना था 36, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ कंसीडर करेंगे, इस 6 के पहले 2 नंबर है, इसके बाद भी 2 नंबर है, क्योंकि एवरेज कहता है जितना इधर नंबर होगा उतना उधर नंबर होगा, और बीच वाला ही हमारा नाम बोला है तो बीच वाला एक तरह से एवरेज होता है, औसत होता है। यहाँ तक आप लोग एग्री करते हैं। तो n के बीच 14 गुणनखंड है, 1 और n के बीच n के 14 गुणनखंड है। यहाँ कहने का मतलब इसको अगर मिटाना चाहें हम लोग तो यहाँ पर हम लोग का n होगा और यहाँ पर हम लोग का जो n है इसके 14 गुणनखंड है, यानी कि हमको नंबर पता करना है तो हम लोग 14 का डायरेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर भी बोल सकते थे। तो हम लोग बोल सकते हैं जितना इधर नंबर होगा उतना ही उधर नंबर होगा, यानी 14 का हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते थे अगर यहाँ पर हम लोग करना चाहें, समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर इसको 1 काट सकता है, ठीक है, काटने वाला 4 भी काट सकता है, काटने वाला हम लोग का बोले यहाँ पर 6 भी काट सकता है, काटने का हम लोग यहाँ पर अगला 9 ले लेंगे, अगला 36 लेंगे, ठीक है। इसको परफेक्ट ऑर्डर में लिखना चाहें तो हम लोग रूट बोल सकते हैं 36, रूट 36 बोल सकते हैं। यहाँ जे भी आया अगर हम उसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो हम लोग का नंबर पता चल जाता है। यहाँ पर जितना इधर नंबर आता है उतना ही उधर नंबर आता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग का n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, ठीक है, और ये 14 जो है ये बीच वाला है, 14 जो है ये बीच वाला है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इधर उतना ही नंबर होगा जिधर इतना नंबर होगा, दोनों तरफ सेम नंबर होगा, ठीक है, मतलब आप लोग एग्री करते हैं। इसका वर्गमूल निकला होगा तो यहाँ आया होगा, ये सब हम लोग एग्री करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि इसके पहले 14 बीच वाला मान कितना हो गया, 14, ठीक है, बीच वाला मान कितना हो गया, जैसे बीच वाला मान अभी कितना था 6, तो बीच वाला मान 14 था, तो हम इसके पहले कितना नंबर होगा, इसके पहले बोले तो हम लोग कितना नंबर होगा, ये अगर बोलने का बात बोले तो 14 है, इसके पहले हम लोग का एगो यहाँ पर एगो नंबर होगा,
ठीक है। तो इसके पहले हम लोग का टोटल 15 नंबर होगा। इसके पहले टोटल हम लोग का कितना 15 होगा, कैसे 14 हो गया ई, इसके पहले 14, एक रहेगा ई, एक 15 हो गया। इधर भी 15 नंबर, और हम लोग का इधर भी क्या ठो मिलेगा 15। क्यों 15 मिलेगा, जैसे कोई से संख्या लिखे 1 2 3 4, हम बोलेंगे 1 और 4 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं। 1 और 4 के बीच हम लोग का कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं। तो बोलिए 4 से पहले कितने नंबर हैं, 3। तो उसी प्रकार हम बोले यहाँ और इनके बीच में कितने नंबर है, 14। तो इनसे पहले कितनी संख्याएं होंगी, 15 संख्याएं होंगी। तो 15 इधर होगा तो 15 उधर ही होगा। तो हम लोग का एन बताना है, तो 15 हो गया हम लोग का 30, एगो एन ले लेंगे तो हो जाएगा 31। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 31, विकल्प संख्या कितना, सी। चलिए ऐसे नहीं समझे तो अगला हम लोग फिर समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का बोल रहा है 1 और n के बीच हम लोग का कितना है, टोटल 14 गुणनखंड है। तो 1 और n के बीच टोटल 14 गुणनखंड है। अगर हम यहाँ बताना चाहें तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बीच में है आप लोग का 14, बीच में होगा 14, ठीक है। तो बीच में है 14, तो इससे अगर बोले तो n लगा के कितना हो जाएगा टोटल 15, n लगा के कितना हो जाएगा हम लोग का टोटल 15। क्यों 15 हो जाएगा n का, कि n के बीच 14 नंबर है, n के बीच 14 नंबर है। तो n के बीच 14 नंबर है, तो n को छोड़कर एक n हो गया, इनके बीच है ना, तो एक n हो गया, एक 14 हो गया, तो टोटल नंबर हो गया 15 हो गया। तो 15 हम लोग का हो गया, तो 15 पहले भी होगा, 15 बाद में भी होगा, तो हो गया 30 प्लस 1 हो जाएगा हम लोग का कितना, 31, राइट उत्तर। चलिए फिर नहीं समझे, एक बार और हम पुनः प्रयास करते हैं यहाँ पर इसको आपको समझाने के लिए। बोल रहा है 1 और √n के बीच 14 नंबर है। 14 नंबर कब पॉसिबल है, इस चीज़ को हम लोग एग्री करिए। तो हम लोग बोलेंगे अगर 1 को छोड़ दें तो n के पास हम लोग का कितना नंबर आ जाएगा। अगर n का बात करें हम लोग का, तो अगर n का बात करें हम लोग का यहाँ पर, तो अगर हम लोग का n का यहाँ पर बात करें तो इससे पहले हम लोग का आ जाएगा टोटल, बोल सकते हैं हम लोग का 14 है, तो n के बीच 14 है, तो इनके पहले कितने हो जाएंगे। तो इनके पहले हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 14 तो नंबर है ही है। इनके पहले अगर बात बोलें, ये बीच वाला नंबर है, तो एक बीच वाला और एक n, टोटल हो जाएगा हम लोग का 15 नंबर। 15 और 1 भी है, तो हम लोग का हो जाएगा 15। तो 15 इधर भी होगा, बीच में लेना है तो 15 इस साइड भी होगा। कोई भी नंबर जैसे लिखे 1 2 3 4 5 6 लिखे, ठीक है। इनके बीच का अगर बात करें, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इधर से 3 ले लिए और इधर एक और नंबर ले लेते हैं, तभी बीच में हमको पता चलेगा। 3 से इधर ले लिए, 3 हम लोग इधर ले लिए, बीच में कितने हैं 4। बीच में कितने संख्या हैं 4। तो बीच में 4 है, तो एक देखिएगा बीच में जब 4 कब होता है, जब इधर भी समान बचे उधर भी समान बचे। तो बीच में आपका 14 है, इसका मतलब n लगा के कितना होगा जी 15। तो 15 15 30, एक हो गया ये, तो टोटल हो जाएगा फैक्टर हम लोग का कितना 31। 15 दूनी 30 है, 15 इधर हो जाएगा। तो ये बीच में है, तो बीच में है तो 14 गो है, यानी 14 गो संख्या है बीच में है। तो इसका मतलब हमका कहने का मेरा मतलब है कि बीच में है तो हम लोग का 14 गो नंबर है। तो बीच वाला नंबर 14 है, तो 14 अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिएगा ऐसे, इसके बीच में कितने नंबर हैं 4। तो अगर बोले इनके बीच में 4 नंबर, इनसे पहले 3 के, इनके बीच में 4 नंबर है, तो बोलिए इनसे पहले कितने नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे। देखिएगा हम बोले 1 और 7 के बीच, 1 और 7 के बीच कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 और 7 के बीच अगर बात करें, 1 और 7 के बीच तो कितने नंबर होते हैं 5। परंतु 7 से पहले अगर बोले कितने नंबर होंगे, तो 7 से पहले 1 2 3 4 5 1 6। देखिएगा यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कराना चाहते हैं, सवाल थोड़ा सा समझने में अथी है। देखिए 1 2 3 4 5 हम ये नंबर ले लेते हैं। तो हम बोलेंगे 1 और 5 के बीच में कितने नंबर हैं 3। 1 और 5 के बीच में 3 नंबर हैं, तो खाली अगर 5 से पहले बोले तो कितने नंबर हो जाता है 4 गो। देखिए इनके बीच 3 नंबर, और 5 से पहले बोले तो 1 2 3 1 4 गो। उसी प्रकार यहाँ बोल रहा था कि n के बीच 14 नंबर हैं, तो इनसे पहले जो हो जाएगा हम लोग का टोटल 14 से पहले n तक कितना हो जाएगा 15 नंबर। तब 15 नंबर हो जाएगा, तब बीच में कहने का मतलब है कि 15 को इधर भी होगा, 15 भी उधर भी होगा, 30 और एक खुद हो जाएगा आपका n वाला या बीच वाला मान, तो एक हो जाएगा 31। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 31।
यही उत्तर। चलिए, ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ होंगे, डायरेक्ट आपको ट्रिक के फॉर्मेट में बनाना है, तो कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट 14 है तो एक डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो 14 में एक जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 15। 15 गुना 2 प्लस 1 कर दीजिए, तो 15 दूनी 30, एक कितना हो जाएगा 31, राइट उत्तर। अगर इनके बीच बोलता हम लोग का 11 गुणनखंड है तो हम लोग बोल देते 11 में एक जोड़ते 12 दूनी 24, फिर एक कर देते कितना हो जाता 25। जे यहाँ है पहले एक जोड़ दीजिए, डबल करके फिर एक जोड़ दीजिए, वही आपका राइट उत्तर हो जाता है। चलिए, आशा करते होंगे इस सवाल को आप समझ पाए होंगे। तो कुछ नहीं, यहाँ 14 है तो एक जोड़ दीजिए, हो गया 15, 15 दूनी 30, फिर लास्ट में एक जोड़ दीजिए 31। क्यों जोड़ते हैं अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, एक बार पुनः हम चाहते हैं कि इसको प्रयास करके आपको पुनः समझाया जाए। कोई भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर ले लिए, 36 लिए, तो 36 को काटने वाला परफेक्ट नंबर कौन कौन सा है, और कोई नंबर ऐसा ले लेंगे जो बीच में भी हो, उसका रूट भी निकल जाए, तो एक काट सकता है। और हम बात बोलें 36 का, चलिए 2 भी काट, सब लिखे लेते, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, मतलब तो हम परफेक्ट लेना चाहते हैं, 4 भी हो सकता है, और उसके बाद हम लोग का 4 भी हो सकता है, और यहाँ पर हम लोग का कितना कहता है 9 भी हो सकता है, और यहाँ पर 36 भी हो सकता है। परफेक्ट नंबर यही 4 गो हो सकता है। अब परफेक्ट नंबर तो यहाँ दिया नहीं है, बोला इनके बीच n गुणनखंड है, यानी बीच में जो आएगा वो नॉन परफेक्ट होगा। तो नॉन परफेक्ट इनके बीच में जो आएगा वो आएगा तो वर्गमूल करेंगे, उसका डबल करेंगे तो संख्या पूर्ण जाना चाहिए, यानी 6 ही आएगा जो इसको काट सके। इनके बीच में क्या आएगा 6 आएगा जो इनको काट सके। अगर टोटल फैक्टर लिखते तो 1 काट सकता था, 2 काट सकता था, 3 काट सकता था, 4 काट सकता था, 9 काट सकता था, 6 भी काट सकता था हम लोग का। उसके बाद बात करें 6 के बाद हम लोग का 8 तो काटेगा नहीं, 9 काट सकता था, 12 काट सकता था, 12 के बाद अगर बोले तो 13 तो नहीं काटेगा, 18 दूनी 36 काट देगा, 12 तिया 36, 18 दूनी 36 काट लेगा, और 36 के बाद स्वयं 36 ही काटेगा। चलिए, अगर बीच वाला बात बोलें हम लोग, तो देखिए बीच का अगर बात बोलें तो हम लोग का इधर से 3 1 4 नंबर खत्म, इधर से 4 नंबर खत्म, तब बीच में कौन सा भाजक आ रहा है हम लोग का 6। बीच में कितने भाजक आ रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, टोटल 9 संख्या है। तब बीच में हम लोग का भाजक कौन आ रहा है 6 आ रहा है। ये 6 का यदि हम स्क्वायर कर दें, ये जो बीच वाला भाजक आ रहा है 6 का यदि स्क्वायर कर दें 6 गुना 6, तो हमको नंबर पता चल जाता है 36। नंबर पता चल जाता है कितना है 36, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम बात बोलें इसमें से परफेक्ट, इधर जितना नंबर है उधर ही उतना नंबर होगा, इधर 4 गो नंबर है तो इधर भी हम लोग का 1 2 3 1 कितने नंबर है 4 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं बीच वाला जो भी नंबर है इससे पहले कितने हैं, अगर बीच में बोले कि 36 के बीच 6, बीच वाला 6 गुणनखंड है, तो इससे पहले हम लोग का 1 2 3 1 4 नंबर आता है। आप बोले कि 1 और 6 के बीच 3 गुणनखंड है, 1 और बीच के 3 गुणनखंड है, 6 से पहले कितनी संख्या होंगी 4 संख्या होगी। तो आपको इसमें ज़्यादा हौच पोच होना नहीं है, बस ये सवाल 1 से 2 बार आया आपको समझना है। तो हम लोग का बोला इनके बीच जो है 14 गुणनखंड है, तो 14 है, यहाँ पर n का मान हम लोग का 14 है, तो इससे पहले कितने नंबर होंगे तो 15 नंबर होंगे, और इसके बाद भी कितने नंबर होंगे 15 नंबर होंगे। क्यों नंबर होंगे हम बोले 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में 3 नंबर है, तो 5 से पहले कितने नंबर होंगे 4 नंबर, 5 से पहले 4 नंबर, तो इनके बीच 14 नंबर है, 14 से पहले टोटल कितने नंबर होंगे 15 नंबर होंगे, ठीक है। इधर भी 15 उधर भी 15, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 15 30, एक बीच वाला नंबर हो गया हम लोग का, संख्या ना बोलना है फैक्टर का, तो 31 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में हमको कुछ नहीं करना है, 14 में एक जोड़ दीजिए 15, 15 को डबल करिए 30, लास्ट में फिर एक जोड़ दीजिए 31, तो ऐसे सवाल में हम लोग राइट उत्तर बना लेंगे 31 हो जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, 2 अभाज्य संख्याएं P और Q हैं, तो P गुना Q के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो आपको बोल रहा है P की अभाज्य संख्या है, तो P और Q अभाज्य संख्या है, तो ये बोलिए रहा है अभाज्य संख्या है, नहीं कुछ तो पावर इस पे 1 है, इस पे भी पावर 1 है, तो हम लोग को बताना है कितने गुणनखंड है फैक्टर। तो पावर 1 है तो हम लोग लिखेंगे कितना 2, पावर यहाँ भी 1 है तो हम लिखेंगे 2, तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूना 4, तो न्यूनतम 4 तो 4 होगा ही होगा। हम लोग का उत्तर हो जाएगा कितना विकल्प संख्या ए, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा ए विकल्प संख्या 4। नहीं तो आप कोई अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे अभाज्य संख्या 3 ले लिए, अभाज्य संख्या 2 ले लिए, इसका बोलेंगे कितना हो सकता है, तो 1 पे पावर 1 है, 1 पे पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ पावर 1 है तो लिखते हैं 2, 2 दोनों कितना हो जाएगा 4। यहाँ पी क्यू अलग अलग है, दोनों सेम नंबर नहीं है बोला गया है, तो आप यहाँ पर हो जाएगा गुणनखंड 4। तो इस सवाल में कोई दम नहीं था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं।
चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 ले लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखते हैं हम लोग किसे बना सकते हैं। लिखा गया n बराबर 3 पे पावर 14 प्लस 3 पे पावर 13 माइनस 12 है, तो n का सबसे बड़ा अवभाज्य गुणनखंड क्या है? सबसे बड़ा अवभाज्य गुणनखंड क्या है? तो ये भी अवभाज्य है, ये भी अवभाज्य, ये भी अवभाज्य है। बड़ा वाला अवभाज्य गुणनखंड क्या है? नहीं जी, तो देखिए बड़ा वाला तो अवभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन तो पहले आउट हो जाएगा। या पर देखिए कोनो हो सकता है, जरूरी है कि यही होगा, बड़ा दोनों में ये दोनों हो सकता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो लिखा गया n पे पावर 3 पे पावर 14, तो हम लोग 3 पे पावर 14 लिखा गया है, प्लस 3 पे पावर हम लोग का 13 लिखा गया, माइनस 12 लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 पे पावर इस दोनों में कॉमन ले लेते हैं। 3 पे पावर 13 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का बचेगा 3 पे पावर, यहाँ पर मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो 3 पे पावर हम लोग 13 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 3 का पावर 1 प्लस यहाँ बचेगा हम लोग का कितना, 3 का पावर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 12। यहाँ पर ये हो जाएगा, सिर्फ ई दोनों में कॉमन लिए हैं, ठीक है, 12 को इसे रहने दिए। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 3 का पावर हम लोग यहाँ पर देखिएगा, 3 का पावर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3 का पावर 13 और यहाँ पर 3 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ 12 है तो इसमें भी हम लोग 12 बना लेते हैं। तो 12 बनाने के लिए हम लोग 3 पे पावर 13 है तो हम लोग 3 पे पावर 12 लिख सकते हैं, गुना फिर 3 का पावर एक बाहर कर दिए, फिर 3 का पावर 4 अब माइनस क्या कर दिए 12। अगर हम इसको यहाँ पर अगर सॉल्व करना चाहें तो हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 पे पावर 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 4, फिर यहाँ पर गुना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, ठीक है, यहाँ तक 12 और उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 12। चलिए अब दोनों में 12 12 मिलने लगा, तो दोनों में 12 12 मिलने लगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं 12 कॉमन ले सकते हैं। दोनों में है तो 12 कॉमन ले लेंगे तो 3 पे पावर बच जाएगा 12 माइनस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिल रहा है तो इसको तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 3 का लिख सकते हैं हम लोग 3 पे पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको थोड़ा ब्रैकेट ऐसे दे देते हैं। अब माइनस लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। क्यों लिखें कि इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 6 गुना 2 इसलिए बोले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में टूट जाएगा क्योंकि 3 पे पावर 12 कितना हल करते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर बात बोले हम लोग तो यहाँ पर फिर पूछ जाएगा 3 पे पावर 12, तो इधर 12 रहबे करेगा। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं अगर फैक्टर तोड़ें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3 पे पावर 6 अब प्लस हो जाएगा 1 और इंटू हो जाएगा 3 पे पावर 6 और माइनस हो जाएगा हम लोग का 1। ये फैक्टर एक बनेगा। यहाँ तक आप लोग एग्री करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बोले 12 और 3 पे पावर 6 का मान होता है 729। 3 पे पावर 6 का मान होता है 729। हम यहाँ पर लिख देते हैं 729 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 729 माइनस हो जाएगा हम लोग का माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 पे पावर 6 का मान 729, 729 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 730, ठीक है, गुना 729 में से एक घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 728 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो हमको बोला है सबसे बड़ा अवभाज्य फैक्टर, तो सबसे बड़ा अवभाज्य फैक्टर तो 12 तो अवभाज्य है नहीं, 73 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 23 गुना 10। इधर ये तो अवभाज्य फैक्टर होगा नहीं क्योंकि सम संख्या है, तो ये अवभाज्य फैक्टर बड़ा होगा नहीं, ये तो अवभाज्य होगा नहीं, 10 जीरो हटा लिए तो ये होगा नहीं। तो सबसे बड़ा अवभाज्य फैक्टर हो जाएगा 73। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का डी। तो आशा करते हैं कि सवाल को आप लोग समझे होंगे। उत्तर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, उसको समझते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 13 14 जो भी होगा नंबर भूल जाते हैं आप लोग लिख लीजिएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या करा यदि n बराबर 9 पे पावर 9 है तो n के कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है। धनात्मक घनों से विभाज्य, घन का मतलब जिसका क्यूब रूट से विभाज्य होता है, क्यूब रूट निकलने वाला से विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग n पे पावर 9 है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर पर पावर 9 है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्या पावर 9 दूनी 18। अब बोल रहा है कि वैसे धनात्मक बोल रहा है n कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है। मतलब ये तो n बराबर मान हो गया, ये तो n बराबर हो गया, तो कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है। तो इसको हम लोग तोड़ के अगर लिखते तो हम लोग लिखते 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 डॉट 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 3 का पावर कहाँ तक लिखते जी 18 तक। और जहाँ जहाँ घन होता है उभाजक हम आंसर बोल देते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं।
तो पहला तो बोल सकते हैं हम लोग 3 का पावर कितना 0, ठीक है। 3 का पावर 0 1 होता है, 1 का भी घनमूल 1 ही होता है 1। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 वाला लिख सकते हैं, खाली घन वाला लिखना है। 2 तो बोलेंगे तो घनमूल 3 का पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 9, वो स्क्वायर रूट निकलने वाला हो जाएगा, घन निकलने वाला 3 का पावर 3 करेंगे तब ना 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात बोलें घन निकलने वाला, तो घन वाला निकलने वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 का पावर 3 हो जाएगा। 3 का पावर हम लोग यहाँ पर घन निकलने वाला हम लोग 3 का पावर बोल सकते हैं कितना, जिसका घनमूल निकले। तो 3 का घन हो जाता है हम लोग का 2 का घन 8, 3 का घन 27। अगर अब यहाँ पर बात बोलें तो 3 का पावर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 का पावर 2 पर पावर हम लोग लिख सकते हैं 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का पावर करेंगे 9, 9 को हम गुना कर देंगे 3 से, 9 नंबर 81 करेंगे, फिर 9 गुना 9 गुना इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 क्या बार लिखा जाएगा हम लोग का 3 बार, तो घनमूल निकलने वाला हो जाएगा। तो 3 का पावर में जब आएगा वो लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अगला लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर हम लोग का यहाँ 6 तक लिख चुके हैं ना, तो 3 से मतलब वाला 3 3 6 3 9 लिख सकते हैं। तो 3 का पावर 3 पर पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर हम लोग लिख सकते हैं 4 पर पावर हम लोग लिख सकते हैं कितना जी 3, 4 तिया 12 तक हो गया। फिर हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5 पर पावर हम लोग लिख सकते हैं 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जो होगा उस पर पावर 3 है तो घन वाला बनिए जाएगा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5 तिया 15 ये तक हुआ, 3 पे पावर 6 पर पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो टोटल 18 पावर घन वाला लिखा जाएगा। क्यों कि यहाँ पर हो गया हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या कितना बी 7। हमको बोला कि n के कितने धनात्मक घन से विभाज्य है, तो धनात्मक घन से विभाज्य तो 3 के पावर 0 1 होता है उससे विभाज्य हो जाएगा। और यहाँ पर 3 का पावर 1 लेंगे तो ये इससे घन नहीं बनेगा। 3 का पावर 2 लेंगे तो 9 होता है, ये घन नहीं है। 3 का पावर 3 लेंगे तो हम लोग का घन हो जाएगा। फिर 3 का पावर हम लोग 4 लेंगे तो घन नहीं होगा। 3 का पावर 5 लेंगे तब भी घन नहीं होगा। 3 का पावर 6 लेंगे तो घन बनेगा। 3 का पावर जैसे ये 6 लेंगे तो ये घन बनेगा। क्यों? इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 6 पर 3 का पावर 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो इस लग हम 18 तक जाएंगे ऐसा करते हुए, क्योंकि पावर टोटल 18 तक है। तो हम यहाँ पर बोले कितना पावर तो होकर गया 3 दूनी 6 पावर तक लिए, ये दोनों गुना करेंगे तो मतलब 6 पावर तक लिखा गया है। तो 3 दूनी 6 पावर तक लिखा दिया, 3 तिया 9 पावर तक लिखा दिया, 4 तिया 12 पावर तक लिखा दिया, 5 तिया 15 पावर तक लिखा गया, 6 तिया 18 पावर तक सब लिखा गया। तो कितने हो गया घनों से विभाजित 1 2 3 4 5 6 1 7 को संख्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा सी। चलिए ऐसे नहीं समझे हैं तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग समझते हैं घन के फॉर्मेट में तोड़ना है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 पर पावर हम लोग लिख सकते हैं 6। तो ये अंदर वाला तक घन बनेबे करेगा, अंदर वाला घन बनेबे करेगा। तो हम लोग का 6 हमको बता किससे विभाज्य है, तो 6 में 1 ज़्यादा कर देते हैं तो घन वाला हो जाएगा कितना जी 7। तो हम लोग का हो जाएगा जितना पावर उसमें ज़्यादा करते हैं तो 6 1 उत्तर हो जाएगा 7। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 7। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग अगला ले लिए हैं 15, और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन सवाल है। देखिए कहा गया है यदि 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या दिया गया है x + 14 तो रूट अंडर x + 3 का मान क्या होगा। तो काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं कर सकते, सवाल में कुछ नहीं करना है। इतना के धनात्मक गुणनखंड की कुल संख्या, गुणनखंड या विभाजक जो भी बोलिए, तो हम अपने अनुसार ज्ञात कर लेंगे। ये प्रश्न के अनुसार दिया गया, दोनों बराबर कर देंगे, x का मान निकलेगा इसमें पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए बना देते हैं। तो लिखा गया 144 पर 0, तो 144 पर 0 तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 12 का होल स्क्वायर, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना जी 5। अब यहाँ पर बोले तो 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं 4 गुना 3 में, पर पावर 2, इधर 2 गुना कितना जी 5। अब यहाँ पर बोले तो हम लोग का 2 पे पावर 2, तो इधर 2 2 2 पावर हो जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा, और 3 पे पावर तो 2 ही रहेगा, और यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 1 होगा। चलिए 2 का पावर बोलें तो 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 5 हो जाएगा, 3 का पावर हम लोग का 2 ही रहेगा, 5 का पावर 1 ही रहेगा। अगर हमको यहाँ पर टोटल भाजक निकालना पड़ता, डिवीजर निकालना पड़ता, फैक्टर निकालना पड़ता, तो पावर 5 है तो हम लोग बोलते 6, पावर 2 है तो हम लोग गुना करते 3, पावर 1 है तो हम लोग गुना करते 2, तो 6 3 18, 18 दूनी 36, तो कुल भाजक कितना आ जाता है जी हम लोग का 36। तो मेरे अनुसार कुल भाजक आता 36। प्रश्न बोल रहा है भाजक की कुल संख्या कितना x
x प्लस 14, तो x प्लस 14 बराबर हम लोग का निकला कितना जी 36। तो x का मान 14 उधर जाके घट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 22। अब हमसे पूछा है रूट x प्लस 3 का मान, तो रूट x प्लस 3 का मान, तो रूट x प्लस 3 पूछा है तो x का मान 22 हो गया, 3 हो गया, वर्गमूल निकलेगा तब 25 का वर्गमूल 5। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना जी C फॉर कैट। तो राइट उत्तर हो जाएगा C फॉर कैट। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न और ले लेते हैं और देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आपका 16 ले लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 11 सितंबर 2019 में पूछा गया है। देखते हैं इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। बोला 8 पे पावर 2 के प्लस 5 पे पावर 2 के का एक गुणक क्या होगा जहां के एक विषम संख्या है। अब गुणक बोल दे, गुणनखंड बोल दे, अवभाज्य बोल दे, आप लोग जानते हैं गुणक अवभाज्य जे भी बोले। तो हम लोग यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर बनाने के लिए हम लोग अभी तुरंत लिखे थे 8 पे पावर 2 के प्लस लिखा गया है 5 पे पावर 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर बोला इतना इतना का एक गुणक यानी एक कोनो फैक्टर निकाल देना है आपको। तो अलग अलग फैक्टर जोड़ में है तो हम लोग दोनों जोड़ देंगे, फैक्टर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमको बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तब एक विषम संख्या है तो k का मान विषम, तो सबसे छोटा विषम ले लेंगे 1। तो यहाँ k का मान 2 का k का मान 1 धरेंगे। सबसे विषम संख्या छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, क्योंकि हम लोग पढ़ाएं कि सबसे छोटा मान पे सिद्ध करते हैं। तो 8 पे पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ k का मान भी 1 धरेंगे तो 5 पे पावर 2 हो जाएगा। 8 का पावर 2 64, 5 का पावर 2 25 हो गया। इधर जोड़ देंगे तो हम लोग का 89 हो जाएगा उत्तर। 5 4 9 6 2 8 विकल्प संख्या भी हो जाए। कुछ भी नहीं था, k का मान 1 धरें, इसको सॉल्व कर दिए, जोड़ दिए। तो जितने भी प्रश्न हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस हैं और पूछने लायक क्वेश्चन था, वो टोटल हम लोग कवर कर लिए। तो नंबर ऑफ डिवीजर आपको 0 टू जीनियस मास्टर लेवल तक का आपको बता दिए। अब इससे आगे नहीं जा सकता है। अगर जो भी टीचर इससे आगे बताया है तो अपना दिमागी क्वेश्चन बताया है, जो जहर जहर करते हैं अभी गड़िया रहा है काफ़ी टीचर उसको। तो कहने का मतलब है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आया गया है, डेट भी हम आपको लिख दिए, आप लोग गूगल फेसबुक ट्विटर सब पे चेक कर सकते हैं। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, चाहे वो मेरे पास का क्वेश्चन था या किसी अन्य टीचर का क्वेश्चन था, हम आपको डील कर चुके हैं। फिर भी आपको 1% 2% किसी अन्य टीचर के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो वह अवश्य लाएं। पहले स्वयं कोशिश करेंगे परंतु वही क्वेश्चन लाएं जो 100% यह श्योर रहें कि यह किसी न किसी एग्जाम में आया है और लिखा गया होगा सीजीएल का है, यूपीएससी का है, और उसको पहले गूगल करने की और एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं तभी पूछें। फालतू मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं लाएं, विकल्प के साथ लाएं। तो यहाँ तक आपका डिवीजर ऑफ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिवीजर में कुछ नए स्टैंडर्ड चीज़ पढ़ देंगे, 4G यूज ऑफ डिवीजर पढ़ेंगे। आज से रिलेटेड जो भी HW इससे जो भी पढ़ाए हैं उसका चलिए हम लोग HW लिख देते हैं। अब लोग समय लेकर इसको बारी बारी से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग HW लिख देते हैं। चलिए आपके लिए HW लिख दिया गया है 1 से लेकर यहाँ तक 6 तक, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक लिख दिया। इसको मिटा के जस्ट इसके आगे भी आपको होमवर्क देते हैं, इसको बना के कमेंट करना है। तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए और चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए आपको जो है 6 के बाद 7 से लेकर 8 9 10 तक HW लिख दिया गया है। इसके आगे जब भी जस्ट मिटाते हैं और इसके आगे आपको लिख देते हैं 11 से। तो ये आप स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए। चलिए आगे लिख देते हैं। चलिए HW जो है 10 के बाद 11 12 13 14 15 तक लिख दिया गया। इसके बाद और 2-3 होमवर्क बच गए हैं जो आपको लिख ही देते हैं। तो ये भी आपको बना के कमेंट करना है। चलिए आप 15 के बाद आपका HW लिख देते हैं। चलिए अब आपका HW 15 के बाद 16 17 18 19 20 तक हो गया है। देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है आपका 216 और 380 के गुणनखंडों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। मतलब और इसका टोटल फैक्टर ज्ञात कर लेंगे और दोनों का अनुपात ज्ञात कर देंगे, जो आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल आपको बताए हैं, बना लेंगे। ये वाला सवाल भी आपको बताए हैं, बना लेंगे। उसके बाद ये वाला सवाल, यहीं पर ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम है। यहाँ पर 1 और n के बीच n के 9 गुणनखंड हैं, तो n के गुणनखंडों की संख्या डैश डैश दे दिया गया है। ये इसका ऑप्शन भी यहाँ पर लिखा गया है, ये बनाना है। उसके बाद बोला है 60 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। फिर है 360 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। इसका भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, इसका भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो ऊपर वाला का ऑप्शन हो सकता है ये इसका ऑप्शन दे दिए हैं, ये वाले सवाल का ये ऑप्शन है। इसका जो होगा आप लोग 60 का ऑप्शन नहीं है, वो बना लेंगे आप लोग का। अगर हम लोग के पास ऑप्शन होता तो हम लोग लिख देते हैं। ऑप्शन है या नहीं है, चलिए छोड़िए, अब कितना लिखेंगे। ये वाला सवाल हम आपको एक बार और डील कर देते हैं और
तब आपको ये बनेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, व्युत्क्रम वाला कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया है, ये भी आप लोग देखिए लीजिए। बोला है 8 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। तो छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। तो पहले 8 के टोटल फैक्टर लिखिए, जो जो इसको काट सकता है। तो 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, 6 तो काटेंगे नहीं, 8 काट सकता है। टोटल फैक्टर पूछता तो डायरेक्ट ये बोलते, योग बोलता है तो 8 4 12 2 14 1 15 बोल देते। परंतु व्युत्क्रम का योग बोला। व्युत्क्रम का मतलब आपको लोग जानते हैं कि उल्टा होता है। तो एक उल्टा योग कर देंगे। 1 का बटा हो जाएगा 1/1, 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा हम लोग का 1/2, करने के अगर नीचा में 1 है। 4 का व्युत्क्रम हो जाएगा हम लोग का, अगर बात करें तो 1 कितना जी 4। 8 का व्युत्क्रम हो जाएगा हम लोग का 1 कितना 8। व्युत्क्रम का योग पूछा है। इसके पहले खाली बोलता था इतना के गुणनखंडों का योग, अभी बोला व्युत्क्रम मैंने उल्टा का योग। अगर यहाँ पर हम लोग जहाँ जोड़ना चाहें तो एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 8, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8 पुराने के लिए, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1। अगर यहाँ पर सॉल्व करें हम लोग का तो 8 4 12 2 14 1 हो जाएगा हम लोग का कितना 15, 15/8 हो जाएगा हम लोग का उत्तर। व्युत्क्रम का योग 15/8। परंतु अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना है, छोटा सा नंबर था इसलिए। तो व्युत्क्रम का योग बराबर, ठीक है, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग बराबर होता है योग बराबर गुणनखंडों की कुल संख्या आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, बटे में दिया गया संख्या। चलिए अब लोग ये याद रख सकते हैं, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग बराबर गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों का कुल योग यहाँ कर दीजिएगा। गुणनखंडों का कुल योग अब बटा गुणनखंडों का कुल योग बटा दिया गया संख्या। कैसे हम लोग समझे कॉन्सेप्ट निकला? तो छोटा नंबर था तो ऐसे कर लिए। यहाँ पर हम लोग समझना चाहें तो नॉर्मल गुणनखंडों की संख्या 8 4 12 2 14 1 15। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नीचा में जब लघुत्तम लिए तो लास्ट में तो बड़ा वाला भाजक 8 आएगा। बड़का वाला भाजक क्या होता है? संख्या जो दिया रहता है वही होता है बड़ा वाला भाजक। तो बड़ा वाला भाजक नीचे वही एलसीएम आएगा। तो एलसीएम जो आएगा वो किसको दर्शाएगा? दी गई संख्या को। तो वही हुआ, दी गई संख्या नीचा में आएगा। अब ऊपर वाला मान देखे तो ये भाजकों का योग जी है ना जी, जितने भाजक है उसी को जोड़ रहे हैं। ऊपर वाला जो भाजक है ना 2, देखो ऊपर वाला भाजक 1 2 4 है। तो यहाँ पर 1 2 4 भाजकों का योग है। तो यहाँ से बन गया गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग बराबर गुणनखंडों की कुल संख्या में गुणनखंडों की कुल योग में अगर दी गई संख्या से भाग दे देंगे तो गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग पता चल जाता है। क्योंकि ये योगेन हो रहा है भाजकों का योग, तो भाजकों का योग बटा जो संख्या उससे भाग दे देंगे। हम लोग वही जानते हैं, जैसे यहाँ पर किए तो नीचे वाला ये जो लघुत्तम आया संख्या बन गया, ये सब योग बन गया भाजकों का। बोल सकते थे अगर हमको यहाँ पर डायरेक्ट बनाना हो रहा था 8 का ई फॉर्मेट पे, तो हम लोग लिख सकते 8 का 2 पे पावर 3। अब हमको योग ज्ञात करना है, 2 पे पावर 3 का टोटल योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हैं, या तो आप लोग लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3, यहाँ तक लिख सकते हैं। टोटल वैल्यू का योग बताना है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 8, यहाँ पर लिख सकते हैं 4, यहाँ पर लिख सकते हैं 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 1। 8 4 12 2 14 1 15 बटा में संख्या कितना था आपका? इसका पूर्ण रूपेण इसको हल करेंगे तो संख्या कितना था? 8 से भाग दे देंगे तो हम लोग का इतना ही आंसर आ जाएगा। या बड़ा संख्या जैसे आपको दिए हैं अभी 60 का बनाने के लिए व्युत्क्रम का योग, और 360 का भी बनाने के लिए दिए हैं। बड़ा वाला करना है तो आप लोग जानते हैं योग ज्ञात करने के लिए जीपी के फॉर्मेट पर 3 है तो यहाँ पर पावर लिखेंगे 2 पे पावर कितना 4 माइनस 1, अब बटे में हो जाएगा 2 माइनस कितना 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 2 पे पावर 4 16, 16 में से 1 गया 15, 15 बटा 1 तो 15 ये होगा। अब बटे संख्या कितना था 8 कर देंगे तो व्युत्क्रम का योग पता चल जाएगा। तो चलिए कुछ नहीं था, आपका नंबर ऑफ डिवीजन कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या पढ़ाना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दरअसल हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां सुंदरता की पहचान केवल गोरा रंग और बुद्धिमत्ता की पहचान केवल अंग्रेजी भाषा से होती है।